सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आज एक बार फिर ओगरा ने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने की समरी जो है वो भेज दी है, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 20 रुपए इजाफे की समरी भेजी गई है। और ये अगर इजाफा हुआ तो तकरीबन ये चौथी बार इस साल में इजाफा होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, हमने देखा कि पिछली दफा भी 3 रुपए कुछ पैसे का इजाफा किया गया, और अभी जो कीमत है वो तकरीबन 111 रुपए से भी जायद का पेट्रोल जो है वो 1 लीटर पाकिस्तान में है। और अब एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं, और आज भी उन्होंने ये कहा कि ये जो महंगाई है इसकी वजह पिछली हुकूमतों हैं। पिछली हुकूमतों ने इतने कर्ज लिए जिसकी वजह से जो रुपये की कदर थी वो गिर गई और महंगाई बढ़ गई। लेकिन वो बेचारे आवाम जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट दिया, वो क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। मतलब ये पहले से परेशानी हर चीज़ पे बढ़ा हुआ है, और फिर पेट्रोल बढ़ रहा है तो उसमें और मज़ीद, पहले कारोबार तो है ही नहीं, मतलब कहाँ से बंदा भरेगा। आगे हम तो खुद परेशान है को हमारी लोकल गाड़ियाँ ये चलाते हैं तो 1000 रुपये में भी लोग वहाँ नखरे करते हैं ले जाने में। अब डीजल ही 300-400 का आया था, फिर मालिक को क्या दें और हम क्या रखें। कहना गया है कि हर 15 दिन बाद तो ये पेट्रोल बढ़ रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा। 2-3 महीने हो गया ऐसे ही। महंगाई तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल कम होने की बजाय दिन ब दिन महंगाई हो रहा है। एक दफ़ा ही महंगा कर दें, फिर हर 15 दिन बाद ये महंगा कर रहे हैं पेट्रोल। हुकूमत का मैसेज यही है कि जो उनसे है ना रिजनेबल प्राइस रखे ताकि आवाम का कुछ भला हो सके, उनके लिए आसानी हो सके। रेट ज़्यादा करेंगे, ज़ाहिर बात है पेट्रोल से हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। सर ये पेट्रोल तो जिस तरह बढ़ रहा है ना, इस तरह तो लग रहा है कि जो गरीब आदमी है और मजदूर तबका है उसका जीना महाल हो जाएगा। हम क्या मैसेज देंगे, वो हमारी बात मानेगा तो हम मैसेज देंगे ना। वो अपनी मर्जी से पेट्रोल बढ़ाई जा रहा है। 10 रुपये बढ़ा देते हैं, 2 रुपये कम कर देते हैं। अब हमारी मजबूरी है, डलवाना पड़ता है। काम पे भी तो आना है ना, घर तो नहीं ना बैठना, ठीक है। लेकिन हमारी तो दिन रात दुआ यही है कि ये हुकूमत चली जाए, पुरानी हुकूमत आ जाए। ये हुकूमत चली जाए, पुरानी हुकूमत आ जाए, ये हम नहीं कह रहे, ये वो आवाम कह रही है जिसने इस हुकूमत को वोट दिया। और दूसरी बात ये है कि एक तरफ तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, और जो दूसरा मामला है वो है LNG का। LNG का मुआहिदा पाकिस्तान और कतर के दरमियान तय पा गया। आज ही ये मुआहिदा हुआ, बड़ा अहम मुआहिदा है, 10 साल के लिए मुआहिदा हुआ है। और ये कहा गया है कि इस नए मुआहिदे से हर साल $3 मिलियन की बचत होगी। जो ये नया मुआहिदा है इसके तहत 10.2% पर LNG लाई गई है, और पुराने मुआहिदे के तहत यही LNG 13.37% पर आ रही थी। और अब माजी के मुकाबले में 31% सस्ती कीमत पर LNG मिलेगी। और जो कतर से जो LNG का मुआहिदा हुआ है इससे हर साल $300 मिलियन की बचत होगी। अब ज़ाहिर है एक जानिब तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी जानिब LNG का मुआहिदा। आप जानते हैं कि LNG के मामले पर जो पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और ख़ासतौर पर शाहिद खान अब्बासी के LNG केस चल रहा है, और हुकूमत का कहना यह था कि ये महंगे जो मुआहिदे किए गए जिसका खुमियाजा ये हुकूमत भुगत रही है। 15 साल का वो मुआहिदा था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया था, और अब ये 10 साल का मुआहिदा है। ज़ाहिर है अब इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नदीम बाबर साहब ने आज क्या कहा, ज़रा देखिएगा। का मुआहिदा जिसमें औसतन हर महीने 5 शिप्स आती हैं। आज जो हमने मुआहिदा साइन किया है वो 10.2% पे साइन किया है। 10.2% ऑफ ब्रेंट, ये 31% कम है। 10.2% में आप 31% जमा करें 13.37% बन जाएगा। 10 साल का ये एग्रीमेंट है, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि 4 साल के बाद इसकी प्राइस रीओपनिंग रखी हुई है।
आपने सुना कि नदीम बाबर साहब ने क्या कहा। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नादिर गबोल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज करना चाहूंगी। ज़ाहिर एक अच्छा बड़ा मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG का। ज़ाहिर LNG की कीमत जो है वो कम होगी, सनतकारों को फ़ायदा पहुँचेगा। ज़ाहिर है वो LNG पर जो सनतें चल रही हैं, लेकिन जो सवाल है वो आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हर 15 रोज़ बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो है वो समरी बेचती है ओगरा, कोई इसका सद्देबाब करने का सोच रही है हुकूमत? ये क्या हो क्या रहा है? अवाम का क्या कसूर है? क्या ये कसूर है कि उन्होंने आपको वोट दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अच्छा देखिए, बात ये है कि जो तकलीफ़ आम आवाम महसूस कर रही है वही तकलीफ़ मैं भी महसूस करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ओगरा को चाहिए कि जी वो एक ही दफ़ा कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि जो हर 10 दिन बाद या एक हफ़्ते बाद है जो रेट्स कीमतें की जो समरी भेजते हैं उसके बजाय वो कोई ऐसा होना चाहिए। इस पर यकीनन हम बात भी करेंगे कि हर 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, एक हफ्ते के बाद एक समरी भेज दी जाती है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर उसको देखता है। ज़ाहिर बात है जब एक इदारा भेजता है कि जी हमें मतलब प्राइस ये करनी है, तो अब उस पर कितनी कटौती करके प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। कभी पिछली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको रिजेक्ट भी की उस समरी को जी। तो अभी ये देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये यकीनन ये मुनासिब नहीं है और इसको ओगरा को चाहिए, क्योंकि वो एक इदारा है, उसको चाहिए कि भाई वो कोई ऐसा फॉर्मेट बनाए कि वो तकरीबन कोई 6 महीने तक की प्राइस जो है वो आवाम को मिले। अच्छा, ये जो कहना है कि फॉर्मेट बनाना है, ये तो आप नहीं कहना है, आप हुकूमत नहीं कहना है कि भाई कोई फॉर्मेट बनाए। अगर ये तो ये यकीनन देखिए, मैं भी आम शहरी सुमैया, मैं भी आम शहरी हूँ, मैं भी कराची का हूँ, मेरी भी वही ज़रूरतें हैं जो आम पाकिस्तानियों की हैं। मुझे भी वही तकलीफ होती है जब कोई चीज़ बढ़ती है, तो वो जैसे एक आम पाकिस्तानी को होती है। तो इससे हम खुश नहीं इस हालात से। अगर कोई ये समझता है कि हम इस हालात से खुश हैं या एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और यकीनन जो हमारा रेलिवेंट फोरम होगा हम उस पर आवाज़ भी उठाएंगे और उठाते भी हैं और नेक्स्ट भी उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा चले ठीक है, आपका पॉइंट आया। अली गौर साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अली गौर साहब, एक मुआहिदा आप लोगों ने किया था LNG का, जो कि का एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, जिस पर ज़ाहिर शाइखा खान अब्बासी के खिलाफ डैब में केस भी चल रहा है। आज एक कतर के साथ पाकिस्तान का LNG पर मुआहिदा हुआ है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि हर साल $3 मिलियन की बचत होगी। आपके दौर में जो मुआहिदा था, यानी कि पुराना मुआहिदा, उसमें 13.37% पर LNG आ रही थी, लेकिन जो नया मुआहिदा है इसमें 10.2% पर LNG आएगी। आप किस तरह देख रहे हैं? अच्छा काम किया है ना हुकूमत ने? समिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो LNG के मुआहदे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किए, वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे सस्ते तरीन और एक मुनासिब प्राइस पे पाकिस्तान को LNG मिली। इस तरह से पेट्रोल की कीमतें फ्लक्चुएट करती हैं, इसी तरह से आपको पता है कि LNG की प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करती रहती है। सही। मौजूदा हुकूमत की तो हर मामले में नालायकी, नाअहली और करप्शन जो है वो बात बात पर आकर अयां होती है। और आप देखिए, ये सूरत है कि जो इन्होंने LNG के प्रॉपर टाइम पे टेंडर कॉल नहीं किए, उससे पाकिस्तान को अरबों रुपए का खसारा हुआ। उसका जवाब दे रही है हुकूमत सर। उसका जवाब ये है कि अगर हम पुरानी कीमत पर लेते तो $316 मिलियन इजाफी देने पड़ते। देखिए, नहीं इजाफी कीमत पर कैसे देने पड़ते, ये तो नदीम बाबर साहब बताएंगे। पता है वो तो आपको पता है कि वो अपना अब्बासी साहब ने टॉक शो में भी आकर बताया, बल्कि सिर्फ अब्बासी साहब ने नहीं, आपका जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तमाम तजिया नजारों ने और तमाम मीडिया पर यह है कि उससे पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ जो इन्होंने टेंडर नहीं किए उस वक्त सस्ते तरीन रेट से, जिस वक्त ये हमें मतलब है कि मिल सकते थे। लेकिन अब इनको अब ये अगर कह रहे हैं कि इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया, तो वो भी सामने आ चुका है कि मेरी जो नैब कोर्ट में हेयरिंग जो हो रही है, तो वो ओपन हेयरिंग की जाए, कैमरा लगाया जाए, मीडिया को बुलाया जाए। ये दरख्वास्त वो दे चुके हैं, ये दरख्वास्त तो वो दे चुके हैं अब्बासी साहब। हाँ जी बिल्कुल, ये बयान दे चुके हैं, तो ये क्यों नहीं लगाते? ये लगाए ना, लाइव चलाए ना उधर की हेयरिंग, क्यों नहीं चलाते? ये किसी चीज के अंदर वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं
किसी चीज के अंदर। आप मुझे एक बात का मतलब है कि जवाब दे कि जो पेट्रोल की कीमतें, जब पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ समिया, आपने देखा कि नेगेटिव में चला गया, सस्ता नहीं हुआ, नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव में चला गया। पाकिस्तानी अवाम को 1 लीटर भी मुयसर नहीं हुआ कि सस्ता पेट्रोल मिले। यहाँ का जो माफिया था उसने हुकूमत के करिंदों के साथ उसकी मिली भगत से। गौर साहब जरा मुझे आप एक बात समझाएंगे, एक बात समझाएं, हमें समझ नहीं आती है माफिया क्या होता है। क्या ये माफिया आपकी हुकूमत में नहीं थे? ये नहीं, हमारी हुकूमत में नहीं थे। ये वो माफिया होते हैं जो कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में अरबों रुपए की सब्सिडी अलाउ करते हैं और चंद अकाउंट्स में चली जाती है। अच्छा। ये वो माफिया होते हैं जिन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में पैसे खाए। अच्छा। दुनिया के ये वो माफिया होते हैं जिन्होंने बिलियन ट्रीज में अरबों रुपए पाकिस्तान का खाया। ये वो माफिया होते हैं जिन्होंने आटे पे और गंदम पे भी जो है वो डाका डाला। ये वो माफिया होते हैं जो अच्छा ये माफिया जो थे आपके दौर में भी तो काम करते थे ना, ये सब कुछ तो होता था। ये अगर आज हो रहा है तो कुछ नया हो रहा है क्या? छोड़ो यार अली भाई, तो आगे बढ़ो, कौम को एजुकेट करो। वही एक तकरीर आपने सीख ली है तो वही लगे रहते हो आप। मुझे बात करने हम अपना कीमती वक्त, अपना आवाम का वक्त आपको देने के लिए मीडिया पे इसलिए नहीं बैठे। सबके पास मुझे लगता है आफ्ताब साहब सबके पास एक ही तकरीर है, चाहे वो कोई भी ऑपोजिशन या हुकूमत, सबकी तकरीर हमारे पास नहीं है ना। मैंने तो आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उसको कहा कि जी बिल्कुल सही बात है कि हो नहीं, आपने तो सही बात फेवर की बात नहीं की है। नहीं, आपने तो सही बात की कि ओगरा से हम पूछेंगे। रोजाना मैं रोज इनके साथ चैनल पे बैठता हूँ, रोज बैठते हैं हम इनके साथ चैनल पे। अच्छा चले मैं शामिल गुफ्तगू करती हूँ नादिर गबोल साहब को। पॉइंट एक तकरीर आ गए। गबोल साहब के साथ तो आप रोज टीवी पर नहीं बैठते होंगे ना आफ्ताब साहब, अब उनकी बात भी सुन लें। अब इनको बोलो आपने एक्सपर्ट्स बिठा दे, एक्सपर्ट्स अपने बिठा दे और इनके हुकूमत के एक्सपर्ट्स बैठ जाए और तय करते हैं कि दफा तय एक एक करके सर, एक एक करके जहांगीर साहब मैं आपकी तरफ भी आई थी। हाँ जी गौर साहब कंप्लीट करें। ये इनके अरबों रुपए के इनके घपले हैं। भाई को अब आईना दिखाया तो बुरा मान गए। आप मुझे बताएं कि आपकी आटा चोरी, चले ठीक है ना, ये आप ऊंचे अदालतों में लेकर जाइए मामला। इस तरह आपके मामला अदालतों में गए, इनका मामला अदालत में। सर एक सेकंड, आप दोनों का पॉइंट आया। नादिर गबोल साहब बहुत देर से खामोश बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, इसका मौक़िफ़ जाना चाहिए। नादिर गबोल साहब, ये महंगाई जो बढ़ रही है, ये तमाम तरह जो मामलात हैं, जितने कर्जे हुकूमत ने लिए, ये हुकूमत मौक़िफ़ दे देती है कि आपका यानी कि पीपल्स पार्टी का और ये नून लीग का कसूर है कि उन्होंने हमें इस नहज पर पहुंचाया कि हम चीज़ों को अभी सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये माफियाज की जो बात हो रही है, क्या ये आपके दौर में नहीं होते थे गबोल साहब? देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब को ये सब चीज़ें पता थी। अगर वो लिखते पढ़ते थे, अखबारात पढ़ते थे और अगर उनको पता था कि इतने सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान में, तो फिर वो क्यों आए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे? वो नहीं आते। इंसान अपनी इज्जत बचाए ना। फिर अगर उसको पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ली, इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए कि IMF से अगर मैं लोन लूंगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। और देखें, PTI का वही हाल है जो अभी इस वक्त जिस तरह बड़े आसानी से आफ्ताब भाई ने किया। हालांकि वो MNA है और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो एक आम शहरी हूँ। भाई आप आम शहरी नहीं है। MNA बनने से पहले आपको पता होना चाहिए था कि MNA के क्या पावर्स होते हैं। आपके पास हैं इख्तियार, आप इशू उठा सकते हैं, इशू और अपने आपकी गवर्नमेंट है, वो तो उठा रहे हैं ना। उन्होंने कब इनकार किया इस बात से गबोल साहब? रिजल्ट अवाम के पास आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ ना, ये कह रहे हैं कि जी एक ही दफा 6 महीने के लिए प्राइस सेट कर लो। तो आपके जो असद उमर थे, पता थी जब उसने बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी कि मैं 40 रुपए का मैं पेट्रोल आज 180 हो गया है, तो अपनी रिकॉर्डिंग कम से कम सुन ले, थोड़ी शर्म खा ले। तो उसने किस तरह ये जो शर्म दिलानी है ना, ये अपोजिशन ने दिलानी है। और अफसोस की बात ये PDM अभी तक शर्म दिलाने में कामयाब नहीं हो सकी। चले मुझे आगे बढ़ना है, जरा सियासी गुफ्तगू भी करते हैं। ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, LNG के मुआहदे हो रहे हैं, कुछ अच्छी खबरें, कुछ बुरी खबरें हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह एक ही है कि पिछली हुकूमतों की वजह से हमें इस तरह मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। दूसरा, जाहिर बात है आपको पता है कि 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए और जो उनके रिजल्ट, उसने भी हुकूमत को हिला दिया। डस्का में जो इलेक्शन हुआ NA-75 में, उसका कल फैसला इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि धांधली हुई और डिप्टी इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन है उसने डिप्टी कमिश्नर और DPO को मुअत्तल करने का फैसला दिया है और साथ ही साथ जवाबदेही के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को भी
तलब कर लिया गया। और अब ये भी कहा गया कि ज़िमनी इलेक्शन में जो ये पोलिंग मुकम्मल होने के बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे जो लापता हो गए थे उनको भी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और कसूरवार अगर वो साबित हो गए तो उनको 3 साल की सजा भी हो जाएगी। जहांगीर साहब, ज़ाहिर है ये जो इलेक्शन रिफॉर्म की बात आप लोग इतने अरसे से कर रहे हैं, अभी तक ये मामला हल तलब है, अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं। ज़ाहिर है वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप लोगों ने अपोजिशन को साथ बिठाना है, इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, तभी आगे वाले इलेक्शंस फेयर होंगे। अभी तो ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो इतना वावेला खड़ा हुआ, आप कहते कि सिर्फ 23 का ठीक है करवा लो दोबारा से रीपोलिंग, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया जी पूरे हल्के में होगी। ये तो पूरे हल्के में मामलात गड़बड़ हैं और अब आप लोगों का ये मौक़िफ़ आया कि अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मेरा सवाल ये कि क्यों करेंगे, क्योंकि पहले आप लोगों का मौक़िफ़ ये था कि जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। अच्छा सुमैया, देखें पहली दफ़ा तो आप ये इस बात को अप्रिशिएट करें कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को प्रूव किया है कि जी कि हम एक इदारा हैं। और ये इस हुकूमत ने उनको इतनी इंडिपेंडेंस दी है कि उन्होंने ये प्रूफ किया, वरना माजी में तो 4 हल्के भी नहीं खुल पाए थे। अच्छा वही तो मैं, आप सुमैया पहले आप पूरी बात कर लें या मुझसे कर लें। बात ये है कि जब इस इलेक्शन कमीशन ये काम करता है तो कहते हैं, आप कहते हैं कि ये इदारा है, और जब दूसरी तरफ अली गौर कह रहा है कि जी वो इन कैमरा होनी चाहिए, तो वो भी तो इदारा है, उसकी जिम्मेदारी है, वो कर ले। अब फिर वो कहते हैं जी स्टे क्यों देती है इदारे, क्यों अदालतें स्टे देती, ना दे स्टे, हमने कोई पाबंदी लगाई है? जब हम खुद चाहते हैं कि इदारे मजबूत हों, हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, और हम ये कहते हैं कि जब इन्होंने खुद मिसाक जमहूरियत में साइन किया कि ओपन हैंड होना चाहिए, सेनेट के इलेक्शन जो है उसको आज़ाद होना चाहिए, तो अब उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? तो बात यह है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर कोई, मैं फिर आपको ये बात, मैं बिल्कुल ओपन आज़ाद, मैं आपके चैनल के जरिए मेरी आवाज़ अवाम इक़्तिदार में जो बैठे हैं मेरी हकूक़ पार्टी के लोगों को भी सुन रहे होंगे कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, चाहे वो कोई भी है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर जिसने भी किया है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन 2 जाने गई हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं, ये सियासत है कि मैं एक सीट की खातिर, एक उसकी खातिर जो है लोगों के घरों को झाड़ू? ये क्या बात हुई? 10 का इलेक्शन में ज़ाहिर धांधली हुई, तो अगर धांधली हुई, लेकिन अब इलेक्शन जब 22 पहले इन्होंने कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन के पहले समिया पहले इन्होंने 20 पोलिंग स्टेशंस की बात की है। अब इलेक्शन कमीशन ने अगर पूरा किया तो ये कानूनी हक है, इस्तेमाल करने दें कैंडिडेट को। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखता है तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है उसके दलाइल और वो सब इतने मजबूत हैं कि 20 हल्कों में होना चाहिए तो 20 हल्कों में होना चाहिए, लेकिन जो इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि वो प्रेजाइडिंग अफसर कहाँ गए, कैसे गए, कौन था उसका जिम्मेदार, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए अवाम के। जी गौहर साहब, बहुत अच्छी बात की आफ्ताब जहांगीर साहब ने कि जो भी मामला हो बिल्कुल सामने आए, और हमारा हक है भाई, कानूनी हक है कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें इलेक्शन कमीशन के फैसले को। देखिए सनिया, गुजारिश ये है कि 2018 के इलेक्शन में जो इन्होंने वोट चोरी किया, आज ये अवाम ने इनकी 2018 की चोरी नून लीग के वर्कर्स ने आज डस्का में पकड़ी और इनको आईना दिखाया। और जिस खुदा को मानो अली, खुदा को मानो, पता है तुम भी तो जीत कर आए थे, तुम भी तो जीत के 2018 में आए थे। जहांगीर साहब हमारे लोगों ने तो तुम्हें बता दिया, जब भी वो बात करते हैं आप उनके बीच में छोड़ो यार, बात की है, मैंने खामोशी सुनी है। ये बिल्कुल आफ्ताब जहांगीर साहब, आप उनको बात तो करने दें। यार आप इनसे करवा लो बात, फजूल बात करते हैं, एक ही बात लेके बैठे हुए। आफ्ताब जहांगीर साहब, उनकी बात की रिस्पेक्ट कीजिए। ये क्या बात हुई? आप लोग उन्होंने भी आपकी बात में मौलाना फजलुर रहमान गिरदारी साहब ने क्या कहा नून लीग के बारे में? बात तो करने देना आफ्ताब साहब, उनका टाइम ना किल करें। जी गौर साहब जी, देखिए गुजारिश ये है कि ये जो झूठा और जली सादिक और अमीन था, आज इलेक्शन कमीशन ने उसकी असल वोट चोरी की सनद उसके हाथ में पकड़ा दी कि तुम झूठे सादिक और अमीन हो, असल में तुम चोर हो, तुम डाकू हो, और ये वो सनद है। तुमने अवाम का मैंडेट 2018 में भी चुराया और आज रंगे हाथों जिसको इंग्लिश में। अच्छा आप बताएं इसका क्या हल है, इसका क्या हल है गौर साहब? इसका हल यही है ना, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएं, तो इलेक्शन रिफॉर्म पर बात करें ना फिर गौर साहब। पूछ लो ना इनसे कि 18 में किया किसने? जी बिल्कुल, इलेक्शन रिफॉर्म्स अगर करनी थी तो इनके 2 साल सोए रहे भंग पीकर। 2 साल पहले जब ये असेंबली में बैठे थे, 2.5 साल,
सर अभी भी 3 साल बाकी है ना, बात कर रहे हैं ना सर, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि आप 2 साल चुप करके बैठे रहे, अब बात कर रहे हैं तो ना करें बात। देखिए इन्होंने जो वीडियोस इन्होंने दिखाई वो भी इन्हीं के मुंह पर आकर पड़ी कि वो वीडियोस 2 साल पहले भी इनको मिली और आज इन्होंने वो वीडियोस दिखाई, उसमें भी स्पीकर हाउस इस्तेमाल हुआ और इन्हीं के लोग इन्हीं को पैसे दे रहे थे। और आपने देखा कि बेटी है मगर जिसका इनका वो पर इल्जाम और आपको पता है 2013 में भी पीटीआई की टिकटें बिकी, पूरे मीडिया पर आया। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, आप इल्जाम लगाएं 2018 के इलेक्शन पर, ये लगाएं 13 के इलेक्शन पे, पीपल्स पार्टी लगा देगी किसी और इलेक्शन पे, इसका कोई हल निकलना चाहिए। गबोल साहब इसका हल इलेक्शन रिफॉर्म्स में है कि नहीं? गौर साहब मुझे टाइम कम है। हाल ये है कि इनको ये वोट चोरी नहीं करने चाहिए। तो जो किसी को भी वोट चोरी करने का कोई हक नहीं है। गबोल साहब इलेक्शन रिफॉर्म्स होनी चाहिए। गौर साहब पॉइंट टेकन। गबोल साहब होनी चाहिए इलेक्शन रिफॉर्म्स। जी, इलेक्शन रिफॉर्म्स के साथ साथ जो हमारे पसे पर्दा फोर्सेस हैं, नॉन डेमोक्रेटिक जो प्लेयर्स हैं हमारे, उनको रियलाइज करना चाहिए कि उनकी जो एक्सपेरिमेंटेशन है 1947 से कभी भी कामयाब नहीं हुई है। हर दफा वो डेमोक्रेसी को डिरेल करते हैं और फिर रिजल्ट यही होता है कि बाद में उनको कौन करता है? तो जी कौन करता है? सबको पता है। देखिए आप खुद इतनी सीनियर एंकर है, मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हर बच्चे को पता है। अगर आपका इशारा फौज की तरफ है तो फौज कह चुकी है हमारा इस सियासत से कोई लेना देना नहीं। देखिए मैं ना फौज बोलूंगा ना मैं एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज करूंगा, हर किसी को पता है कौन है और वो हमेशा उनको अपना नुकसान खुद ही भुगतना पड़ा है। चाहे मुशर्रफ को आप ले लें, चाहे ज़िया-उल-हक को ले लें, चाहे अयूब खान। तो सर इलेक्शन रिफॉर्म करें ना गबोल साहब, यही तो बात हो रही है। इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, इस मसले का हल निकालें, तमाम बड़ी सियासी जमातें। कानून मौजूद है, इलेक्शन रिफॉर्म भी आप कर लेंगी, जब तक उस पे सही मायनों में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। कैसे होगा इम्प्लीमेंट? ठीक है, कैसे होगा इम्प्लीमेंट, क्विकली बताएं। जिस कुव्वत के पास ताकत है पाकिस्तान, सबको पता है किस कुव्वत के पास ताकत है पाकिस्तान में, वो रियलाइज कर ले कि अवाम ही ताकत का सरचश्मा है, अवाम की सही बिल्कुल अवाम ताकत का सरचश्मा है। ये पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को ये बात समझनी होगी कि आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, आपको जहाँ पे खदशात हैं उन खदशात को दूर करना है। पॉइंट टेकन, ब्रेक ले ली हूँ। अली शुक्रिया आपका। वापस आएंगे, बात करेंगे अलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के बाद होने वाले मामलात की और देखते हैं कि चीज़ें किस रुख पर इख्तियार कर रही हैं। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और हम बात करेंगे अलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के हवाले से और पीस 88 के इंतखाब के दौरान अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली अलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया। उन पर 6 मुकदमात दर्ज हैं, जिसमें 88 यानी कि पीस 88 में इंतखाबात के दौरान पुलिस मुकाबले में गैर कानूनी असलाह और दीगर इल्जामात के तहत दहशत गर्दी की दफात को भी शामिल किया गया। और हलीम आदिल शेख 5 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल में मौजूद हैं और अभी तक इनकी जो दरख्वास्त जमानत की उस पर फैसला नहीं हो सका। जब गिरफ्तारी उनकी की गई तो जो पहला इल्ज़ाम उनकी जानिब से आयद किया गया वो ये कि CIA सेंटर में मौजूद उनके कमरे से सांप बरामद हुआ। उसके बाद उनकी जेल मुंतकली के दौरान उन पर गैंग वॉर के कारिंदों ने तशद्दुद करवाया। और इस ज़मन में जो हलीम आदिल शेख ने कहा कि अगर कुछ भी हुआ, मुझे अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यानी कि सिंध की हुकूमत होगी। सिंध हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है। सिंध हुकूमत कहती है कि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी में उनका कोई हाथ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कानून हरकत में आया है और अगर कोई भी होता तो कानून इसी तरीके से हरकत में आता। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए उनकी साहबजादी आयशा हलीम आदिल शेख मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने वक्त निकाला। जो अभी तक तमाम तर चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, ज़ाहिर मीडिया के सामने भी लेकर आए हलीम आदिल शेख साहब खुद भी और आपने भी बताया, अभी फिलहाल क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मच। तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं कि मिनिस्टर्स टीवी पे आके, पीपल्स पार्टी मिनिस्टर्स टीवी पे आके नेगेट करें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम वही मिनिस्टर्स आके बोल रहे हैं कि अगर हम करवाना चाहते। जी हेलो जी आयशा बोलिए प्लीज। जी वही मिनिस्टर्स टीवी पे आके बोलते हैं कि अगर हम करवाना चाहते तो हम इनको तो फांसी होनी चाहिए। हम डिक्लेयर करते ही ये इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती है। एट वन टाइम देयर
बीइंग दे कमिंग ऑन टीवी और वो ये बता रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है इस तरह से होती है और इस तरह से इनके साथ हुआ, इस तरह से नहीं हुआ। मिनिस्टर्स आके ये क्लेम करें कि उनको इंजरीज हुई, उनको इंजरीज नहीं हुई। मेरे फादर ने हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज़ की एविडेंस हमारे पास मौजूद है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद है। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया के मेंबरान को अपने अपोजिशन लीडर ऑफिस में कल जब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ उनको लाके अपनी चोटें भी दिखा दी। तो अगर आप पहली बात तो ये तो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स बनते हैं और वो आके बोलते हैं कि यू नो वी आर सो लर्नड एंड वी चैंपियन सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में है ना प्रिजनर्स राइट, तो अगर आपके उसमें वो प्रिजनर भी थे तो आपकी अंदर आपकी जुरिस्डिक्शन में आता था। और यहाँ तक कि हमें पता चला कि जब उनको जेल में लेके गए तो सेंट्रल जेल 2 बजे उस दिन सील कर दी गई थी और बाकी सारे प्रिजनर्स अंदर थे। सिर्फ पीपल्स पार्टी के जो चुने हुए प्रिजनर्स जो क्रिमिनल्स अंदर थे, जो पीपल्स पार्टी से एफिलिएटेड थे, वो बाहर अहाते में थे, क्योंकि ताकि ना कोई एविडेंस मौजूद हो, ना कोई रोकने वाला हो, ना कोई तस्दीक करने वाला हो उस वाकये की। दूसरी बात यह है कि ये वीडियोस की बात करते हैं तो आप वीडियोस क्यों नहीं निकालते? सेंट्रल जेल आई एम श्योर कि देयर मस्ट बी सीसीटीवी फुटेज एवरीवेयर देयर, तो आप हमें वो फुटेज क्यों नहीं दिखाते जिसमें हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर अटैक हुआ? आप सिर्फ वो फुटेज क्यों दिखा रहे हैं जिसमें वो एक सिपाही के साथ अंदर जा रहे हैं? और अगर आप नहीं करते हैं कि कोई अटैक नहीं हुआ तो उसके बाद अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब कई दफा ये कह चुके हैं आयशा कि मुझे कत्ल करवाना चाहती है सिंध हुकूमत। सिंध हुकूमत ऐसा क्यों चाहेगी? सिंध हुकूमत, मेरे पास हलीम आदिल शेख साहब की चार्जशीट मौजूद है, उसमें हलीम आदिल शेख साहब के क्राइम्स अगर आप सुन लें, वो पीपल्स पार्टी की करप्शन को एक्सपोज करते हैं, वो उनके फेक अकाउंट्स को एक्सपोज करते हैं, वो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग को एक्सपोज करते हैं, वो उनके इलेक्शन में जो धांधलियां होती हैं, ठप्पे लगते हैं, वो उसको एक्सपोज करते हैं, वो इनके फेक आरओ प्लांट्स को एक्सपोज करते हैं, वो इस बात को एक्सपोज करते हैं कि ये लोग पेंशन। लेकिन उनके खिलाफ ये मुकदमात भी तो मौजूद है ना, तो ये फिर सियासी गिरफ्तारी कैसे हुई? सियासी गिरफ्तारी ऐसे हुई कि आफ्टर पुलिस ऑर्डर 2019 सिंध पुलिस डायरेक्टली अंडर पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। अगर उनके ऊपर मुकदमे थे, अगर इनको गिरफ्तार करना था, पहली बात तो ये आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें ना, सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी उनसे छीनी गई। अच्छा। और ये आज जनवरी 2018 से जब मेरे फादर ने एक रैली निकाली थी, उस वक्त भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उसकी भी पिक्चर्स और फुटेजेस मौजूद है। उनकी आंख ब्लैक थी, कमर पे छोटे थी। जब उन्होंने रैली निकाली गई उस वक्त से, उसके बाद से हलीम आदिल शेख को पॉलिटिकली माइज किया गया। और अभी भी एट दिस पॉइंट एज वेल, अगर क्योंकि देखें वो शख्स हैं जो आपके चैनल्स भी दिखाते हैं, सिंध में कुछ भी होता है, स्कूलों में भैंस। चलें, आप ये कह रही हैं कि जो भी एक्सपोज करते हैं वो उसके बिना पर ये गिरफ्तारी हुई है, ये मुकदमात तो रहने ही दें। चलें, पॉइंट आया आपका। मैं चाहूंगी ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इस पर आए। नादिर, आपने सुना, आयशा ने बताया बहुत अच्छी तरीके से कि क्या मामलात हैं। ये सिंध हुकूमत जो है ये क्यों कर रही है? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखें, बड़े अफसोस की बात है, मेरी छोटी बहन है और मैं बिल्कुल इनके साथ सिंपथीज है, मेरी सिंपथाइज करता हूँ मैं इनके साथ कि एक बेटी अपने बाप के लिए परेशान है। बट वी हैव टू फेस द फैक्ट। द फैक्ट इज दैट एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, नोइंग कि इलेक्शन डे है, उनको किसने बोला था कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए? और ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, वो असला लेकर पूरे दिन वहां पे दंदनाते फिर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उनको नहीं बोला था। अगर वो इतने ही शरीफ आदमी है और इतने ही अक्लमंद आदमी है तो लेकिन ये तो उसके बाद हुआ, ये सांप छोड़ा गया, गैंग वॉर के कारिंदे आ गए, उन्होंने तशद्दुद किया। ये सांप किसने छोड़ा? तहकीकात करवाई आप लोगों ने? मेरी बात सुने ना, मैं आती हूँ आयशा, आपकी जाने आती हूँ मैं जी। देता हूँ मैं आपको जवाब। पहली बात तो ये है कि मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ, पीटीआई के अपने एमपीएस हैं जो मेरे कुछ दोस्त हैं, वो खुद हंस रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब की बातों पे और वो खुद यकीन नहीं कर रहे कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, सांप तो दूर की बात है, इनके जो दाएं हाथ पे जो पट्टी चढ़ी है, मैं आपका स्क्रीन बोल का इस वक्त, बोल के ऊपर हलीम आदिल शेख हाथ में पट्टी है मगर हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। खुदा को माने, मुझे छोटे हाथ में पट्टी वाली चोट लगी, मेरा हाथ हिलने के काबिल रहेगा? और मैं आपको आज की ताज़ा खबर बता रहा हूँ, एक और एमपीए दोस्त है मेरा पीटीआई का, वो हलीम आदिल शेख से मिलने गया था। हलीम आदिल शेख साहब ने उसको मना किया, बोला भाई मेरे फोटो मत लेना, लोगों को पर्दा सारा मेरा फाश हो रहा है कि कोई मुझे चोट वोट नहीं लगी है, सारा जो इंप्रेशन मीडिया में और पब्लिक में सारा खराब हो रहा है। तो ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। तो हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर जो मुकदमात है, जो पहला जो मुकदमा हुआ था वो उनका जो फार्म हाउस है वो 30 साल लीज का फार्म हाउस था, उसके ऊपर आपने कैसे पक्का कंस्ट्रक्शन, स्विमिंग पूल्स और स्टेट ऑफ द आर्ट अपने फैसिलिटीज बनाए। आपको पता होना चाहिए था कि एक टेम्परेरी आपको लीज मिला गया है। लेकिन इस पर तो गिरफ्तारी नहीं है ना, गिरफ्तारी तो वो असलहे वाले मामले पर है, दहशतगर्दी की दिफा तो उसमें शामिल की गई है। वो तो ओपन एंड शट केस है,
वो तो ओपन एंड शट केस है। मैं या कोई भी अगर वजीर आला साहब का अपना कोई सगा भाई भी अगर इलेक्शन वाले दिन असले के साथ जाता, देखे मैं बचपन से इलेक्शन देखते आ रहा हूँ, लड़ते आ रहा हूँ, मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा भी था, इतनी अकल तो मुझ जैसे जूनियर को भी। हलीम आदिल शेख साहब की मैं आपको मजेदार बात बताऊं, आज देखें कारमा हुआ है कि आज उनकी बेटी को ही आपको डिफेंड करना पड़ा। जब मैं आज से 5-6 साल पहले टीवी पे मैंने आना शुरू किया था, यही हलीम आदिल शेख साहब थे, एंकर्स को मना करते थे कि मैं एमपी हूँ, ये जूनियर है, इसको मेरे साथ नहीं बैठने दो। ये कुदरत का कारनामा हुआ कि आज उनकी बेटी नहीं, को अब खैर ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक। आयशा, अब आपने सुना कि क्या कह रहे हैं नादिर कपूर। अब ये कहते हैं कि भाई कोई चोट नहीं है या हाथ पे ऐसी पट्टी बांधी हुई है, और फिर जाहिर जो केसेस हैं वो आपके सामने हैं, असलाह लेके वो क्यों आ गए थे इलेक्शन डे वाले दिन? अच्छा, मैं आपको सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट इनकी बातों को सारी मेरे पास इसकी एविडेंसेस मौजूद है। पहली बात तो हलीम आदिल शेख साहब ने आज बिल्कुल असेंबली के सामने बताया, उनकी हाथ में इंटरनल चोट आई थी और उनकी कोनी में या उनके हाथ में उनके उसमें चोट नहीं है, वो क्रैप बैंडेज बनी हुई है, बिकॉज उनके जब उनको धक्के लगे थे तो उनके टिश्यूज में वहां पे डॉक्टर साहब उन्होंने खुद से नहीं बैंडेजेस बांधी कि वो प्रिजन से अपने साथ। लेकिन आयशा, अगर टिश्यूज भी डैमेज होते हैं तो इतनी तकलीफ होती है कि आप हाथ नहीं ला सकते। मैं आपको बताती हूँ ना, आपको उनकी टांग में मैं बताती हूँ, उनकी टांग में प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर जब वो गिरे और उनको धक्के लगे तो वो प्लेट के स्क्रूज बाहर आ गए, वो पूरी जगह स्वेल्ड है। और अकल एंकर वो आपके जर्नलिस्ट गए अंदर, रिपोर्टर्स गए अंदर, उन्होंने जाके फील किया, उन्होंने भाई आप आके हाथ लगा के देख लो कि यहाँ पे कोई मसला है कि नहीं मसला। दूसरी बात ये उनकी कमर में चोटें थी। तीसरी बात, हाथ में जब वो जाहिर सी बात है वो तकलीफ बता रहे थे तो उन्होंने उस वक्त पट्टी लगा दी। अब ना उनकी कोनी में ना उनके हाथ में चोटें। अब जाहिर सी बात है एट दिस पॉइंट कोई भी एक एमपी बोल रहे ना कि चोटें नहीं लगी, तो मैं इनको डिमांड कि आप जाएं जिन्ना हॉस्पिटल में, जिस हालत में मैंने अपने फादर को देखा उस दिन, आप जाएं जिन्ना हॉस्पिटल में, आप जाके डॉक्टर से पूछ लें, आप उनका कमरा विजिट कर लें, आप देख लें कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप अपनी तरफ से खुदा अल्लाह माफ करे कि आप आके ऐसे क्लेम करें कि एक शख्स जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, 50 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया। और दूसरी बात ये मुझे बोलते हैं कि ये लोग अच्छा खासा आके क्लेम करते हैं कि पीटीआई के एमपी साथ नहीं खड़े, और पीटीआई के एमपी जैसे बोल रहे हैं प्लीज आप इन एमपीएस को फ्रंट पे लेकर आए। कराची में इतना बड़ा प्रोटेस्ट, एक एमपी वहां पे मौजूद था। बता दें ना गबोल साहब, नाम तो बताएं किस एमपी ने बात की है। मैं आपको बता दूंगा। आप देखिए ये डिसेंसी के अपना सीक्रेट शेयर किया और मैं उनसे बात करूं, मगर मैं आपको बता दूं। लेकिन देखें नादिर कबूल साहब, अगर एक इल्जाम लगाया जा रहा है और ये भी मुतालबा है कि भाई आईजी सिंध को ही चेंज कर दिया जाए, ये सब उनकी ईमा पर हो रहा है, तो इस पर भी तो कुछ करना चाहिए ना आप लोगों को। जाए आईजी सिंध के आपके घर का मुलाजिम है वजीर आजम आउशा के, उसको इस बात पे चेंज कर दिया जाए कि उसने कानून को फॉलो किया। वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिखा था ना आईजी को कि भाई ये इलेक्शन डे है, ये एक बंदा असला लेके घुसा है पोलिंग स्टेशंस के अंदर, तो इसको आप गिरफ्तार करें। ये वजीर आला तो नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला। आयशा कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी आयशा। मुझे हलीम आदिल शेख साहब PS 88 के वोटर हैं। मैं उस दिन उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद वोट देकर आई हूँ। वो वोट देने उस जगह पे गए हुए थे जब हमारे पास कॉल रिसीव होती है। तो वो असलाह लेकर गए थे क्या आयशा? असलाह लेकर क्यों गए थे? दरअसल अब मैं बताती हूँ, इन्होंने इनकी सिक्योरिटी वापस कर ली। इन्होंने इनकी जो पुलिस, जो इनकी लीगली मैंडेटेड सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट से पूछे ना कि इनका स्क्वाड क्यों वापस ले गया। और मैं आपको बता दूं, उनके जो लाइसेंस उनके साथ गनमैन थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इनको कॉन्स्टेंटली थ्रेट्स मिल रहे हैं, आज से पहली दफा नहीं हुआ। कुंडरी में मेरे फादर के ऊपर वो एक जनाजे में गए थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, उनकी गाड़ी में बुलेट्स हैं। अगर वो असला लेके गए थे, और आपके अगर चैनल को फुटेज चाहिए होगी मैं आपको दिखा भी दूंगी, वो तो अगर आपके पास सबूत हैं तो आप लोग अदालतों में लेकर ये सबूत क्यों नहीं गए आयशा? वो सबूत गए हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हम सिंध गवर्नमेंट की, सिंध पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को। तभी हमारी पहले दिन से डिमांड है कि एक न्यूट्रल जुडिशियल कमीशन बनाई जाए, तो पूरी बात को एक्सपोज करें। जब उनके ऊपर अटैक हुआ, किसी को आप इंस्टिगेट करते हैं, और पहली बात वो पोलिंग स्टेशन के अंदर तक नहीं गए। उससे पहले जो पीपल्स पार्टी के कोई 1000 बंदा वहां मौजूद था जिनके पास कंसील्ड वेपन्स थे, वो उनको आके धक्का देना शुरू हो गया। हलीम आदिल शेख वीडियो में कह रहे हैं छोड़ो छोड़ो, जब उन्होंने धक्के दिए उन्होंने। बिल्कुल आप ये कह रही हैं कि एक न्यूट्रल जुडिशियल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आयशा, हलीम आदिल शेख और नादिर गबोल साहब, आपका शुक्रिया। मामला हल तलब है, अपोजिशन लीडर असम्बली के हलीम आदिल शेख साहब, अगर ये मुतालबा है उनकी साहबजादी का कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी का वो मुतालबा कर रही हैं। अब ये होना चाहिए। देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल दरपेश होती है। ब्रेक में वापस आएंगे तो कुछ कोरोना वायरस के बारे से बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। कोरोना वायरस जिसका पहला केस 26 फरवरी को आया और इस बात को अब 1 साल मुकम्मल हो गया है। आज ही के दिन पहला केस जब पाकिस्तान में आया तो उस वक्त सूरत हाल इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह केसेस भी कम हुए हैं और सेहतयाब अफराद की तादाद भी बढ़ चुकी है। अब तक जो मजमूई तौर पर केसेस हैं वो हैं 5,42,393, माफ़ कीजिएगा, ये वो मरीज़ हैं जो कि सेहतयाब हुए हैं, और जो मुसद्दिका केसेस हैं वो 5,07,749 हैं। कोशिश डॉक्टर्स की भी यही है और अब वैक्सीन भी आ चुकी है, तो दुआ है और उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब एक भी मरीज़ कोरोना का पाकिस्तान में नहीं होगा, हम कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं और साबिक मुआविन खुसूसी हैं बराए सेहत, और डॉक्टर सईद भी डॉ मेडिकल से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब से पहले बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है जब कोरोना वायरस का पहला केस आज से 1 साल पहले आया तो लग यूँ रहा था कि इतनी सूरत हाल ख़राब नहीं होगी, लेकिन बीच में सूरत हाल ख़राब हुई, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरीके से उसको टेकअप किया। अब 1 साल मुकम्मल हुआ है, वैक्सीन भी आ चुकी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि केसेस भी मुस्तकिल आ रहे हैं, सेहतयाब भी हो रहे हैं लोग। आप कैसे देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को? जी शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो ये है जी कि मेरा ख्याल है कि अगर हम पिछले 1 साल के ऊपर नज़र डालें बतौर एक मुल्क के और एक कौम के, तो पाकिस्तान में एक तो खैर अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि इसमें वो शिद्दत नहीं थी ग्लोबल पैंडेमिक में जो कि दूसरे ममालिक में, खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने देखी। लेकिन अगर हम एशियाई ममालिक के दरमियान भी मुकाबला करें तो पाकिस्तान हैज़ डन वेरी वेल, और पाकिस्तान और पूरी कौम ने मिल के जिस तरह इसका मुकाबला किया है वो काबिल है। 26 फरवरी को जब पहला केस मैंने अनाउंस किया था कोयटा से, आपको याद होगा, मैं कप्तान गया हुआ था, अगले दिन मैंने फिर ये अनाउंस किया था, उसी रात को मैंने अनाउंस किया था वहाँ से। तो ये याद रखने की चीज है कि चीन से चूंकि ये वबा शुरू हुई थी तो चीन के बाहर पहला केस जो है चीन से बाहर 15 जनवरी को आया था। 15 जनवरी से लेके हमने 1.5 महीना के बाद पाकिस्तान के अंदर पहला केस आया था, और ये ऐसी सूरत हाल था कि जब एक तरफ पाकिस्तान के चीन जहाँ पे ये थी और दूसरी तरफ ईरान के जहाँ पे कुम शहर है वो भी एक एपी सेंटर बन चुका था, और वहाँ पे भी बेशुमार वबा जो है वो लोगों को मुतासर कर रही थी, और पाकिस्तान में एक केस भी नहीं था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो हम इसको इसलिए कर पाए कि हमने अपने जो पॉइंट ऑफ एंट्रीज थे पाकिस्तान के अंदर, जितने एयरपोर्ट्स थे, उनके ऊपर फौरी तौर पे हमने बहुत ज़्यादा काम करके वहाँ पे कंट्रोल किया। उस ज़माने में लोग जब कनाडा और अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे थे तो वो ये कहते थे जी कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर इतना अच्छा इंतजाम नहीं है जितना कि पाकिस्तान के अंदर है। अब उसके बाद यकीनन वो बात तो फैलनी थी क्योंकि ये ग्लोबल पैंडेमिक है, ये आप इससे अपने आप को बिल्कुल फायरवॉल तो नहीं कर सकते, तो वो आना तो था ही, आया भी, जिस तरह तकरीबन 200 दूसरे ममालिक में भी आया। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि जिस मजबूत अंदाज में कौमी सतह पे कोऑर्डिनेशन हुई, NCOC बना, लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर साहब की थी, और NCOC ने सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में जिस कोऑर्डिनेटेड अंदाज से काम किया, उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि निस्बतन केसेस भी कम हैं और अमवात भी कम हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जितने टोटल केसेस हैं इतनी ही तकरीबन अमेरिका में सिर्फ अमवात है। ऐसा ही है, यानी हाफ अ मिलियन डेथ, और पाकिस्तान में तकरीबन मेरा हाल है कोई 5.5 या 6 लाख के दरमियान इस वक्त केसेस हैं, और हमारी जो डेथ्स हैं वो तकरीबन 16,000 और 17,000 के दरमियान। तो ये एक बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है, और ये वो ममालिक हैं कि जिनके हेल्थ सिस्टम जो हैं वो हमसे कई गुना बेहतर भी हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब आपने बात की कि पहले ही कहा जाता है कि हमारे एयरपोर्ट्स पे इंतजामात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अभी मैंने खुद ट्रैवल किया, अमेरिका तक में वो इंतजामात नहीं हैं जो पाकिस्तान में कोरोना को लेकर इंतजामात हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है, ये बहुत अच्छा साइन है। मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने गुफ्तगू की। साहब, जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो हमारे हेल्थ वर्कर्स का हुआ, डॉक्टर्स की बहुत जान गई, क्योंकि ज़ाहिर फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं डॉक्टर्स। लेकिन जिस तरीके से, जिस तरह डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने भी कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह इस सूरत हाल को टेकअप किया,
पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अभी अगर हम बात करें वैक्सीन के हवाले से तो हम कहाँ खड़े हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज 1 साल कंप्लीट हुआ और यकीनन बहुत मुश्किल साल था, लेकिन सब ने मिलके इस मुश्किल को फेस किया। इसमें मीडिया का और आपका भी बहुत अहम रोल है। आज खुशी की बात यह है कि आप बहुत सारे मुश्किलात से निकलने के बाद जो वैक्सीन की फराहमी मुमकिन हुई है, इससे एक बहुत बड़ी उम्मीद कायम हुई है कि यकीनन अगर वैक्सीन की फराहमी इस तरह तसलसल के साथ जारी रहती है और तमाम आबादी को या मैक्सिमम इसके नंबर्स को ये वैक्सीन लग जाती है तो यकीनन बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर एक भी बंदा जो है वो इन्फेक्टेड रह जाए या उसको बीमारी हो तो फिर ये खदशा रहेगा कि ये बीमारी दोबारा फैल सकती है। तो हमें बिल्कुल मोहतात रहना चाहिए और आखिरी हद तक इस बीमारी का मुकाबला करना चाहिए जब तक बिल्कुल जड़ से इसको हम खात्मा नहीं करते। बहुत अच्छी बात आपने की डॉक्टर सईद साहब, लेकिन वैक्सीनेशन जिसमें अभी हम लोग सिर्फ इत्तेफाक किए हुए हैं चीन से आई हुई अतिया की हुई वैक्सीन पर, पाकिस्तान खुद भी तो इस पर काम कर रहा है, उस हवाले से आपके पास क्या खबर है? वैक्सीन की फराहमी काफ़ी मतलब लाइनअप है और मेरी जो इतलात है बहुत जल्द मार्च और अप्रैल में काफ़ी वाफिर मकदार में वैक्सीन अवेलेबल होगी। तो पाकिस्तान में फौरी तौर पे इसको बनाया नहीं जा सकता क्योंकि अभी तो ये जंगी हालात हैं और बिल्कुल हमें फौरी तौर पे वैक्सीन लगानी चाहिए, बजाय कि अभी हम फौरी बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो जो जिन ममालिक ने और जिन कंपनियों ने ऑलरेडी वैक्सीन बनाई है इंशाल्लाह वो वाफिर मकदार में अवेलेबल होगी, लेकिन हमें अवेयरनेस पे काम करना चाहिए ताकि जिन लोगों को खदशात है वैक्सीन के बारे में वो दूर करने अपने खदशात दूर करें। आपने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर सईद साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होते जाते मैं भी यही बात कहना चाहूँगी, वबा हमारे दरमियान मौजूद है, जब कोई वबा आ जाती है तो वो जाती नहीं है, हमें खुद एहतियात करनी होती है। सूरत हाल बेहतर हो रही है, बतदरीज और बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन वैक्सीन के हवाले से जो इबाम है वो हमें अपने दूर करने चाहिए क्योंकि वैक्सीन हम लगवाएंगे तो ही इस वबा से हम महफूज रह सकते हैं। इसी के साथ ये प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे फिर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।